जब हमने सेम वोल्टेज अप्लाई किया था, इस वोल्टेज पे हमें दो चीज़ें नज़र आई। एक था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे हमें करंट नज़र आया। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमें एक चमक नज़र, एक यूनिफॉर्म ग्लो, एक लाइट नज़र आई। लेकिन इसी प्रेशर को इस ट्यूब के अंदर जब हमने मज़ीद और कम कर दिया, कितना कम कि हमने इसको 10 गुना और कम कर दिया, 0.1 से लेकर उसको 0.01 कर दिया, तो इस प्रेशर पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, तो हम अपने सेशन का आज चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेस। स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्चुअल टर्म्स मौजूद है जिनको समझना बहुत लाजमी है। अब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। मैंने इसको एक समराइज फॉर्म में लिखा है कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये जो आपके पास जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था कि मतलब जो साइंटिस्ट आते रहे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यूज था, और आखिर में कौन साइंटिस्ट था वो कामयाब हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, जिसको बकाया नोबेल प्राइज भी मिला था। दूसरे नंबर पे कंपोजिशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिस ट्यूब के अंदर डिस्कवर हुआ था वो ट्यूब किन चीज़ों से मिलकर बना है। तीसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले वो जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे हुए थे उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और ग्लो, जो ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लो पैदा होती है, जो एक लाइट पैदा होती है, जो एक चमक पैदा होती है, वो क्यों पैदा होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज है। और एक तो ग्लो कैसे पैदा होती है, और दूसरी बात उस ग्लो का जो कलर है वो हर गैस के लिए अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे कि अब जो हीलियम गैस है, अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो कलर होगा पिंक होगा। अगर हम नियोन इस्तेमाल करेंगे उसका ऑरेंज रेड होगा। अगर आप कोई और गैस इस्तेमाल करोगे तो उसका कलर भी अलग होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको समझेंगे। और पांचवें नंबर पे वे ऑफ प्रोडक्शन, कि एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन्स है किस तरह डिस्कवर हुए थे। छठे नंबर पे प्लाज्मा फॉर्मेशन, ये जो प्लाज्मा की जो फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे होती हैं और प्लाज्मा किस चीज़ को कहते हैं। आखिरी जो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन रेज एंड पार्टिकल्स, बहुत लाजमी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि रेज और पार्टिकल्स, कुछ स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। तो इसको वैसे इसके अंदर जो फर्क है इतनी बड़ी से फर्क नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट है बहुत सारे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने वन बाय वन इन सबको पढ़ना है। सबसे पहले जाते हैं, जो हम स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन। पहले नंबर पे हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मतलब 1 2 3 4 साल की बात नहीं है कि ये बहुत कम टाइम के अंदर डिस्कवर हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारे साल लगे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे फेल हो गए, कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू सही थे, और फिर इसी तरह आते रहे। आखिर में फिर एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। ये जो आपके पास क्रॉक्स, जॉर्ज स्टोनी, जे पेरन और जे थॉमसन। क्रॉक्स का कंट्रीब्यूशन क्या था। क्रॉक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जिसको हमने विलियम क्रॉक्स ट्यूब भी कहा था। किस लिए विलियम क्रॉक्स ट्यूब कहा था, क्योंकि ये जो आपके पास विलियम क्रॉक्स है उसने उस ट्यूब को डिस्कवर किया था। तो जो आपके पास ट्यूब है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, क्रॉक्स ने। दूसरे नंबर पे जो स्टोनी है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देना, उस रेस को, जो पहले कुछ साइंटिस्ट ने उसको रेस कहा था, कुछ ने पार्टिकल्स कहा था, कुछ ने इसको लाइट का एक फॉर्म कहा था, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम देने वाला कौन था, जॉर्ज स्टोनी, जिसने उस रेस को या उस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स। और जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जिस साइंटिस्ट को जाता है, जिसको मतलब जो डिस्कवरी जिसके नाम पर हुई थी, उसका नाम है जे थॉमसन, जिसको फिर बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था कब, इन 1897 में, और फिर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसको नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी की बुनियाद पर, वो मिला था इन 1906 में। तो आपने सिर्फ इस जे थॉमसन का याद रखना है। वैसे ये रटे वाली चीज़ें हैं, ये कम आते हैं चाहे एंटी टेस्ट हो, लेकिन फिर भी जो HEC की जो टेस्ट है उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
दूसरे नंबर पे कंपोजिशन कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। उसके अंदर गिलास ट्यूब एक शीशे से मिलकर बना है, शीशे से बना ट्यूब है जिसका शेप है, मैं वहां पे ड्रा भी करूंगी इसको, मतलब अंडेनुमा जैसे शक्ल है इसका। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स ये मेटेलिक प्लेट्स है, मेटल से मिलकर बने हैं जो करंट को पास करते हैं। ये क्या है? मेटेलिक प्लेट है, मेटल से मिलकर बना है। इस क्या करते हैं मेटेलिक प्लेट्स? करंट को क्या करता है? कंडक्ट द करंट को ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं। ये इसको इलेक्ट्रोड जो है एक आम पतरी होती है, इसको आम स्टील का टुकड़ा समझो जो क्या करता हो, उसे करंट को पास करता हो। इसके अंदर जो और चीज है वो है वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है? वो उस ट्यूब के अंदर से या तो गैस का जो प्रेशर उसको मतलब उसका जो प्रेशर है गैस के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकते हैं, या उसके जो गैस का मॉलिक्यूल उसका अंदर जो प्रेशर उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? टू एडजस्ट द प्रेशर, प्रेशर को एडजस्ट करना ट्यूब के अंदर। इसके अंदर जो और इस्तेमाल होती है वो है हाई वोल्टेज बैटरी। इसका जो वोल्टेज है वो लगभग 5 किलो वोल्ट से लेकर 10 किलो वोल्ट तक होती है, मतलब 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक होती है। आखिर में इसके अंदर जो सिंपल इस्तेमाल होते हैं ट्यूब के अंदर वो तो या किसी सब्सटेंस के वेपर हो सकते हैं, इसके अंदर गैसेस इस्तेमाल होते हैं। गैसेस में आमतौर पर इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो है नोबल गैसेस। तीसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन है। हमने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किए थे? ऑब्जर्वेशन से पहले जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के अंदर जो मैंने बताया एक गिलास ट्यूब है, एक इसके जो अंडानुमा जैसा है, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रोड्स ये है और एक इलेक्ट्रोड्स ये है, और इसके साथ साथ ये वैक्यूम पंप है, और ये क्या? हाई वोल्टेज बैटरी इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह इसके अंदर जो गैस की जो मॉलिक्यूल है 180 एमपी नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी हम रह रहे हैं, अभी जो गैस का जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे मौजूद है। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, अब वो कोई भी गैस हो सकता है। अब मैंने इससे पहले जो लेक्चर में बताया था, ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिल जाते हैं ये उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सक करना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सकर है, ये इलेक्ट्रॉन्स सकर है। इसी तरह ये बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स रीच है, और जैसे जब इसको हम किसी वायर वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का पुश होना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर है यहाँ से। और एक दूसरी बात, हमेशा जो आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से करंट की एंट्री होती है और पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ये जो बड़े बड़े आपके पास बैटरी होते हैं वहां पे तो फिर भी एक को जो आपके पास एक को रेड से इशू किया होता है और दूसरे को ब्लैक से इशू किया होता है। जो छोटी बैटरी है उसके अंदर फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पहचान होती है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेटेलिक प्लेट है अभी जो दोनों बिल्कुल एक जैसा है, जिनके दरमियान मैं कोई फर्क नहीं कर सकता हूँ, दोनों एक लोहे का एक टुकड़े हैं, इनको मैं क्या करता हूँ बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी के साथ कनेक्ट होने के बाद इनके दरमियान फिर हम फर्क कर सकते हैं कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो मेटेलिक प्लेट है, पहले इसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ
अटैच करता हूँ। नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करने के बाद तो यहाँ भी इस वायर के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाते हैं किसकी तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट करता है, नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज, दो आए तो दो नेगेटिव चार्ज, तीन आए तीन नेगेटिव चार्ज, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स आते रहे और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पैदा हो गए। अब ये जो मेटेलिक प्लेट है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इसके ऊपर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, तो इसको अब हम एक खास नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैथोड। जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड्स के दो किस्म होते हैं, इसी तरह इस इलेक्ट्रोड्स को भी मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं एक वायर के जरिए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से ये मेटल है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, कनेक्ट होने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाता है किसकी तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज, इसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, दो निकल गए दो पॉजिटिव चार्ज, इस तरह मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं इस मेटेलिक प्लेट पर। अब वो मेटेलिक प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनोड कहते हैं। अब हम इसके दरमियान फर्क कर सकते हैं कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, कौन सा मेटेलिक प्लेट कैथोड और कौन सा एनोड है। ये जो मेटेलिक प्लेट को कैथोड और एनोड बनाने वाले की जो खासियत है वो बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल हैं। वैसे जो बैटरी है अगर आप इस इलेक्ट्रोड को इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दे तो इसको कैथोड बनाएगा, अगर आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करोगे तो इसको एनोड बना सकते हैं। तो ये जो आपके पास मेटेलिक प्लेट का एनोड बनना या कैथोड बनना वो बैटरी के टर्मिनल के साथ उसका जो कनेक्शन है उसके साथ उसका ताल्लुक है। अब यहाँ पे ये तो हमने सेटअप कंपोजिशन जो हमने पहले भी बताया था, अब डायग्राम से मैंने बताया। अब तीसरे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो गैस का जो प्रेशर उसको हमने नहीं चढ़ा। जैसे अभी जो हवा का जो प्रेशर है, नॉर्मल जो प्रेशर है ये है हमारे पास, हमें पता है अभी जो गैस का जो प्रेशर है वो है 1 atm। कितना है, 1 atm। atm जो है प्रेशर का यूनिट है, मतलब atm इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमने अप्लाई किया है 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक। अब ये मतलब 6000 भी हो सकता है, 7000 भी हो सकता है, मतलब 10,000 से ऊपर नहीं होगा। अब जब हमने ऑब्जर्व किया था, हमने जो ऑब्जर्व किया था मतलब यहाँ भी जो गैस का जो प्रेशर था वो 1 atm था, यहाँ भी जो मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया था बैटरी से वो 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट के दरमियान में था। अब यहाँ से हमें यहाँ भी कोई करंट वगैरह नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया क्योंकि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इनकी क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जैसे यहाँ से निकलते हैं अप्लाई वोल्टेज अप्लाइड होने के बाद ये इस जो आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल इसमें ट्रिप हो जाते हैं, आगे नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी यहीं पे लूज हो जाते हैं, ये आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमने जब ऑब्जर्व किया था 1 atm प्रेशर पे तो हमारे पास कोई करंट नजर नहीं आए, नो करंट, नो करंट। अब हमने फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, ये जो गैस का जो प्रेशर है इसको हमने ओरिजिनल प्रेशर के मुकाबले में 10 गुना कम कर दिया। मतलब ये 1 atm था, हमने इसको 0.1 atm कर दिया, 0.1 atm कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। मतलब यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है उसको हमने कम कर दिया, गैस का जो प्रेशर है उसको हमने कम कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। अब 0.1 atm पे वोल्टेज जो है आपके पास वही रहेगा। तो अब यहां पर 0.1 atm प्रेशर पे हमें यहां भी दो चीजें नजर आई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस, मतलब यहां पे हमें करंट नजर आया। दूसरे नंबर पे
एक तो हमें करंट नजर आया, डिस्चार्ज टेक प्लेस यहाँ पे, और दूसरा हमें एक यूनिफॉर्म ग्लो नजर आया। यूनिफॉर्म ग्लो मतलब एक चमक नजर आया, एक लाइट हमें नजर आया। जब हमने प्रेशर कितना रखा, 0.1 एटीएम रखा, तो इस वोल्टेज पे हमें एक तो करंट मिला और एक यूनिफॉर्म ग्लो मिला। अब ग्लो का यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ग्लो जो है वो कैसे पैदा होती है। मतलब जब हमने प्रेशर कम कर दिया 10 गुना, तो यहाँ पर हमें क्या पैदा हुआ, एक ग्लो नजर आए, एक चमक नजर आए। स्टूडेंट याद रखना, ये जो ग्लो है, ग्लो क्यों पैदा होते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल को पता है एटम से मिलकर बने हैं। मतलब आपको पता है एक एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसके अंदर दूसरे शेल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। वो एटम भी डिपेंड करता है, बड़ा एटम है, छोटा एटम है। अब यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद है, अब मैं सिर्फ एक एटम को निकाल कर मैं आपको समझा दूंगा। मतलब ये है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल, इसको मैंने उठाया, इसे जो एक एटम मैंने निकाल लिया, इससे अब मैं देखता हूं कि किस तरह ग्लो पैदा होता है, यहाँ पे चमक क्यों पैदा होता है। तो स्टूडेंट ए पहला शेल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब क्या होगा, जब ये जो इलेक्ट्रोड है, आपको पता है इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज यही शो करता है। जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये हीट अप हुआ, ये क्या हुआ, गर्म हुआ, ये हीट अप हुआ। आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई एनर्जी वगैरह मिलती है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स को जो इस इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद है, कैथोड के अंदर मौजूद है, तो क्या हो गया, हीट अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो गए। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो गए, और ये जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है यहाँ से इसके साथ स्ट्राइक कर गए। अब यहां पर ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, इसका मैंने एक एटम यहां पर लिखा है। अब यहां पर देखना, ये जैसे ही इसके साथ जो कैथोड के जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके साथ स्ट्राइक करता है, ये कैथोड का इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कैथोड का एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये कैथोड का इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ स्ट्राइकिंग होती है, तो यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और ये ऊपर की तरफ आता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे थे, ये यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो गई। ये जो एनर्जी थी, इस कैथोड की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी, वो इस गैस के एटम को मिल गया। गैस का जो एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स के पास जब एनर्जी ज्यादा होती है, वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खुश नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये नीचे की तरफ वापस आएगा। अब ये जब ये नीचे आएगा, नीचे तो ऐसा नहीं आएगा, नीचे जब आएगा तो ये जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व की थी इस इलेक्ट्रॉन से, उसी एनर्जी को वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी जो ये ऊपर से नीचे की तरफ वापस आया, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी जो है ये हमें एक ग्लो के फॉर्म में नजर आती है, एक चमक के फॉर्म में नजर आती है। तो ग्लो जो है वो इस तरह पैदा होती है इस ट्यूब के अंदर। फिर मैंने लिखा है जो ग्लो है, ये तो आप समझ गए, ग्लो का जो कलर है वो डिफरेंट गैसेस के लिए क्यों डिफरेंट होती है, इस चीज को समझना बहुत लाजमी है। अब यहां पर देखना, ये जो अगर ये लेट्स सपोज ये मैंने हीलियम लिया था, हीलियम गैस था मेरे पास, हीलियम गैस था। हीलियम गैस कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। अब मैंने कोई दूसरा गैस लिया था, हीलियम जो नियोन है वो गैस लिया था, अब उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। कलर क्यों डिफरेंट होता है, ग्लो तो आपको समझ आ गया। इस ग्लो का जो कलर है, बहुत ध्यान से देखना, इस ग्लो का जो कलर है वो इस एनर्जी गे पे डिपेंड करता है।
ये इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहले पड़े होते हैं और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है, जहां पे ऊपर की तरफ आता है, उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इनके दरमियान जो एनर्जी का जो गैप है, इस गैप की बुनियाद पर जो ग्लो पैदा होती हैं, उसका जो कलर है वो डिफरेंट होते हैं। अब ये जो गैप है, ये डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल में जो इसके अंदर जो एटम मौजूद है वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से आप जो यहाँ पे जब आप डिफरेंट के इस्तेमाल करोगे तो उसका जो ग्लो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये अगर मैंने इसकी हीलियम के जगह पर मैं नियोन इस्तेमाल कर लूँ, नियोन, अब मुझे ये कलर नहीं मिलेगा, अब मुझे पिंक कलर नहीं मिलेगा, मुझे जो कलर मिलेगा वो होगा ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। क्योंकि नियोन गैस है, जो नियोन गैस उसके अंदर जो एटम है उसके अंदर जो एनर्जी के जो यहाँ भी जो गैप है वो इसके अंदर डिफरेंट है। हीलियम के अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है। इस वजह से इसका जो ग्लो का जो कलर है ये भी डिफरेंट है, इसका भी अलग है। तो ये चौथी चीज थी कि ऑब्जर्वेशन हमने कौन कौन से किए थे और ये क्या हुआ, ग्लो पैदा हुआ और ग्लो का जो कलर है मैंने आपको बता दिया। अब हमने दो ऑब्जर्वेशन की है। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन लेता है, तीसरा में हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास जो प्रेशर है इसको हम मजीद कम करेंगे। कितने गुना, इसके मुकाबले में 10 गुना और कम कर देंगे, मतलब 0.01 टोर कर देंगे, 0.01 एटीएम या टोर करेंगे। वोल्टेज जो है इतना ही अप्लाई करेंगे। और अब हमें यहां भी जो मिलेगा, अब हमें यहां भी जो मिलेगा, हमें असल चीज यहां पे मिलने वाली है। सबसे पहले ये जो ग्लो पैदा हुई थी, ये ग्लो, ओरिजिनल ग्लो, ये डिसअपीयर हो जाएगी। क्या होगी, डिसअपीयर होगी। यहां पर मैं बता दूंगा। दूसरे नंबर पे एक रेस पैदा होगा। कौन सी रेस, इनविजिबल रेस पैदा होगी, एक इनविजिबल रेस पैदा होगी, जो मतलब नजर ना आने वाली रेस। अब इस दौरान ग्लो क्यों डिसअपीयर हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब यहाँ पे गैस का प्रेशर हमने 10 गुना और कम कर दिया। ये गैस का जो प्रेशर है इसको हमने 10 गुना और कम कर दिया। अब यहाँ भी जो गैस के जो मॉलिक्यूल बहुत कम पड़े हुए हैं, इस तरह बहुत कम है, क्योंकि इसको हमने 10 गुना और कम कर दिया, 0.01 टोर कर दिया। अब यहाँ पे ग्लो क्यों डिसअपीयर हुआ, उसका रीजन ये है, ग्लो किस वजह से हमें नजर आ रही थी, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल की वजह से। जब उसका आयनाइजेशन हो रहा था, आयनाइजेशन के नतीजे में हमें गैस के मॉलिक्यूल, हमें जो ग्लो था वो नजर आ रहा था और उसका डिफरेंट कलर था डिफरेंट गैसेस के लिए। अब जब हमने प्रेशर कम कर दिया तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अब गैस के मॉलिक्यूल के साथ इतने आयनाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता है यहाँ पे, तो यहाँ से ये निकलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपके पास ग्लो है ये डिसअपीयर हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं और हमें कुछ इनविजिबल रेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है कैथोड से एनोड की तरफ। अब चूंकि ये जो रेस है ये तो नजर नहीं आती, इनविजिबल है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास का जो ट्यूब है, ये ग्लास का ये ट्यूब, बहुत गौर से देखना, इसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं, इसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं। किस चीज का कोटिंग, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, जिंक सल्फाइड का। क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहे, जो रेज यहां से निकल रहे, इनविजिबल रेज, जब ये यहां से पास होती है, इसके साथ इस जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक होगी, इस तरह निकलेंगे कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। यहां से स्ट्राइक होने के बाद ये जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब इसके ऊपर जब कोई रेज या कोई चार्ज पार्टिकल जब इसके ऊपर पड़ता है तो यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है। तो हमने देखा यहाँ पे चमक पैदा हो गई, ये रेस का, ये इनविजिबल रेस का इस जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक होने के बाद हमें एक
चमक नजर आई, एक ग्लो नजर आया, जो ये चीज शो कर रहा था कि यहाँ के थोट से एनोड की तरफ कोई रेज आ रही है। इस बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन्स को, इस बुनियाद पर हम इसको कैथोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेज है ये कैथोड से निकल रही एनोड की तरफ जा रहे, इस वजह से इस रेज को हम कैथोड रेज भी कहते हैं। अब ये जो रेज हैं, इस रेस को फिर मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, जो स्टोनी है उसने इस रेस को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का नाम। उसने ये जो रेस है जो यहां से निकल रही है इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, जो कैथोड से निकल रहे और एनोड की तरफ जा रही है। अब ये कैथोड रेस भी पैदा हो गई। अब प्लाज्मा फॉर्मेशन, प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है? प्लाज्मा की फॉर्मेशन, प्लाज्मा क्या है स्टूडेंट? यहां पर देख लिया आप एक चीज, यहां पर मैं इधर आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखना, ये मेरे पास एक यहां पे तो गैस की मॉलिक्यूल तो मौजूद है। अगर आप ये जो गैस का जो प्रेशर है, ये जो गैस का जो प्रेशर है हमने कितना रखा था लास्ट में? 0.01 एटीएम। अब भी तो गैस का तो यहाँ पे प्रेशर मौजूद है इस तरह, लेकिन बहुत कम था। अब यहाँ पे इस गैस का मैं एक एटम कंसिडर करता हूं, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये उसका क्या है? पहला शेल है, ये मतलब दूसरा शेल, इसके अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है? इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये मैं एक एटम का बता रहा हूं कि प्लाज्मा यहाँ पे इस तरह बहुत सारे एटम मौजूद हैं। अब जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जिसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होने के बाद, क्योंकि ये कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वोल्टेज जो है अप्लाइड होने के बाद इसको धकेल रहे, तो ये जब ये आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है? जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर मतलब इसकी आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन से नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। और इसी तरह इस तरह बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पैदा होते हैं, इस तरह पॉजिटिव चार्ज आयनाइजेशन के बाद इस तरह पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और दूसरी बात, अब यहाँ पे कुछ न्यूट्रल भी हैं, ऐसे नहीं कि सारे जितने यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं हर इलेक्ट्रॉन ने जाकर लाजमी के साथ स्टैक होना है। कुछ जो वो ऐसे न्यूट्रल भी रह जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रल भी रह जाते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, इस तरह न्यूट्रल फॉर्म में होते, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। कुछ गैस के मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में भी होते हैं। और दूसरी बात, अब एक पॉजिटिव चीज हो, ये न्यूट्रल, ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ गया? ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये इलेक्ट्रॉन जो शेल के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन्स ये, मतलब यहां पे आपको ये चीजें नजर आ रही है ये। अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे तो एक कैटायन है, कैटायन क्या चीज? मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, यहां पे आपको एनायन नजर आ रहा है, एनायन मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, और यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल्स भी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इन तीनों के मुजमए को हम कहते हैं प्लाज्मा। इन तीनों के मुजमए को हम कहते हैं। तो प्लाज्मा की फॉर्मेशन इस तरह होती है जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है। और ये जो आपके पास जो ट्यूब नजर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आम ट्यूब है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलेट वगैरह। उस ट्यूबलेट के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर है, अब वो जो सामने वाले लाइट में जो नजर आ रहे, इसके अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सा है? वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो कि मैटर का चौथा स्टेट है, उसके अंदर कि हम कहते हैं कि प्लाज्मा क्या है? पार्शियली या कंप्लीटली आयनाइज्ड गैस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रेज एंड पार्टिकल्स, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहता हूं। कुछ साइंटिस्ट ने इसके खिलाफ किया था कि ये जो रेज आ रहे ये कैथोड से नहीं निकल रही। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पे इसको रेज कर लेते हैं, यही भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि लेक्चर बढ़ रहे हैं, फिर अपलोड होने में थोड़ा मसला होता है।
कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे, उनका ये अंदाजा था कि जब आपने प्रेशर बहुत कम कर दिया, मतलब 0.01 कर दिया और जनरल के मुकाबले में 100 गुना कम कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल मौजूद है, मतलब एक एटम को मैं ड्रा करता हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके इस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब यहाँ पे बहुत कम मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर दो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ये फोर्स न्यूक्लियस का जिसको पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव जिसको अट्रैक्ट करते हैं, एक ये फोर्स एग्जर्ट करता है इस न्यूक्लियस के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दूसरा ये जो एनोड का जो पॉजिटिव चार्ज वो भी इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे अट्रैक्शन मजबूत था, ज्यादा था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। अगर ये अट्रैक्शन कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से जब गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो प्रेशर यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इस इलेक्ट्रॉन्स के इसके ऊपर जो डिमांड है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके मुकाबले में कम है, तो इसका जो अट्रैक्शन है अब ये इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, ज्यादा है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर कंसीडर कर ले, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आएंगे, इस एनोड की तरफ आएंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा था ये जो रेज हैं ये असल में ये जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वजह से पैदा होती है। ये फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा था, लेकिन बात वही एक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहे यहां से जा रहे हो या यहां से जा रहे हो, लेकिन वही है तो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना, वो पहले वाला जो रेस है, पहले वाला जो रेस उसको हम प्राइमरी रेस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेस, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस। और एक है आखिरी में डिफरेंस बिटवीन रेज एंड पार्टिकल्स, रेज और पार्टिकल्स के दरमियान फर्क है, क्या फर्क है स्टूडेंट। पार्टिकल्स का तो आपको पता है, पार्टिकल्स जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हो गए, ये सारे क्या है, ये पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल्स है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स चूंकि एक पार्टिकल्स है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक मोमेंट शो करेंगे, एक फ्लो शो करेंगे, इसको फिर कहते हैं रेस, इसको फिर कहते हैं रेस। इसी तरह अगर ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये क्या थे, प्रोटॉन थे, तो फिर इसको कहते हैं पॉजिटिव रेस, इसको कहते हैं पॉजिटिव रेस। तो रेज और पार्टिकल्स को मिक्स अप नहीं करना, जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कहते हैं। अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो हो रही, तो वो जो फिर जो एक मजमुआ है उसको फिर हम रेस कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन था।